ग्रीन जहाज जो पाकिस्तान, जिसकी नेक्स्ट डोर जो हमारा ही हिस्सा था कल तक, उसकी अगर हम बात करें, सो ग्रीन जिहादीज दे हैव बीन एक्सपोर्टिंग टेरर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और काफी हलाल संस्थाएं ऐसी हैं जो उसको फंडिंग कर रही हैं। अब ये जो थ्रू आउट द वर्ल्ड टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इनके अपने घर में जो था, ये रेड जिहाद के साथ जो कॉम्बिनेशन है बहुत डेडली है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि संगम टॉक्स पे मैं इतने बड़े चैनल पे, पैनल पे आके कुछ बात कर सकूं। हालांकि संगम टॉक्स पहले भी मुझे अपॉर्चुनिटीज देती आई है। अभी जो आज का हमारा विषय है, ग्रीन जिहाद एंड रेड जिहाद, तो ये 26 ऑफ अगस्त को एक मैंने आर्टिकल सर्कुलेट करा था अपने फेसबुक पे और उस पे, द मैरिज बिटवीन ग्रीन जिहाद एंड रेड जिहाद। और जिहाद को अगर हम शब्द को समझें, इसका शाब्दिक अर्थ समझें, तो दैट इज होली वार। ओके, वेरी गुड, होली भी है और वार भी है, बड़ी अच्छे कॉम्बो है। नाउ व्हाट होली वार मींस, अब व्हाट इज होली फॉर मी, वो होली से ज्यादा रिचुअल वार पे आ गई बात और रिलीजियस वार पे आ गई। होली मेरा और आपका एक होली हो सकता है, मगर रिचुअल्स एक से हों सभी मजहब के, तो वो ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये होली वार है, सुनने में बड़ा अच्छा शब्द लगता है, जब वार के साथ होली लग जाता है तो चलो वार भी होली हो गई, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, गुड गुड गुड। बट वार अगेंस्ट whom? वार में देयर हैव टू बी एटलीस्ट टू वारिंग पार्टनर्स। अब ये एक, अब जब हम जिहाद की बात करते हैं, इस्लामिक होली वार की बात करते हैं, तो उस इस्लामिक होली वार में एक पार्टनर तो है इस्लाम, मतलब एक, सॉरी, वारिंग फैक्शन था इस्लाम, बट अगेंस्ट whom? ऑब्वियसली अगेंस्ट ऑल काफिर्स। अब ये जब काफिर्स के अगेंस्ट वार है, तो दैट हैज गॉट इट्स ओन प्रिंसिपल, इट्स ओन एम्स। उसमें वार तब तक जारी रहेगी जब तक कि वो सब इस्लाम की शरण में ना आ जाए, यानी हर दारुल हरब दारुल इस्लाम में ना कन्वर्ट हो जाए। एवरी कंट्री विच इज अ नॉन मुस्लिम कंट्री, जहां पे शरिया नहीं लग रहा, तब तक ये वार जारी रहेगी। सो इसमें होलीनेस क्या है ये समझ नहीं आती। मेरे अपने विचार है, मेरा अपना एक फेथ है, धर्म है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। आप मेरे से डिबेट कर सकते हैं, पर जहां पे डिबेट खत्म होके और सिर्फ इम्पोज करा जाता है, तो वो होली कैसे होगा? और वो वार इज वन साइडेड इम्पोज्ड वार। चाहें या ना चाहें, हमारे ऊपर वो वार लाद दी गई है। अब वी हैव नो ऑप्शन बट टू फाइट द वॉर। इसको अगर हम भारत के सिनेरियो में देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें भारत के, तो पिछले 100-200 सालों में एक एक करके टुकड़े अलग हुए, और लास्ट, अभी मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान बना, जिसे मैं यूजुअली आई हैव बीन टॉकिंग, दिस इज नॉट पाकिस्तान, डी फैक्टो दिस इज पंजाबिस्तान। वहां वहां पे 90% जो कंट्रोल है वो पंजाबियों का है। पंजाबी आर्मी इज 80% ऑफ द आर्मी इज पंजाबी। जुडिशरी में भरे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भरे हुए हैं, और कराची पोर्ट पे आप चले जाए तो वहां पे जो प्रॉपर्टीज हैं, जो सिंधियों की होनी चाहिए या यहाँ से जो महाजिर गए उनकी होनी चाहिए, वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज बहुत कम है। ऑन द लाइटर साइड, यहाँ पे दिल्ली में अशोक होटल में कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे पाकिस्तान के एम्बेसडर, हाई कमिश्नर आए हुए थे, तो एक कोई वहां पे बिजनेसमैन थे सरदार जी, तो उन्होंने कहा आपसे कोई बात करनी है। नाउ दिस कुड सी कि यार ये आदमी पैसे से तो बहुत स्ट्रांग है, बट वो इंटेलेक्चुअल शायद उसमें नहीं है, तो मैं इससे क्या बात करूं, इंटेलेक्ट नहीं है वो उसमें।
तो जब 2-3 बार उसने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, बड़ी कहिए, बात करिए। तो बोला यार ये जो पाकिस्तान बन गया बड़ा गलत हुआ। सो द हाई कमिश्नर सेज कि मैंने समझा कि ये वही पुरानी बात करेगा कि हम एक थे, गांव में इकट्ठे त्योहार मनाते थे, फलाना था, ये था। सो सर बोलिए साहब। बोला ऐसे है कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो हर कॉर्नर प्लॉट हमारा होता, जिसे हम पाकिस्तानी आर्मी कहते हैं या सरेंडर आर्मी कहते हैं, उसे कॉर्नर प्लॉट आर्मी भी कहते हैं, क्योंकि जितने कॉलोनीज के कॉर्नर प्लॉट्स हैं वो सारे जनरल्स के और मतलब उसके अकॉर्डिंगली हैं। एंड बड़े हिसाब से उन्होंने एक अपनी, जिसे कहते हैं, ऑडिटिंग मैनेजमेंट करी हुई है। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल फोरम, उनका डिफेंस बजट जितना दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा है। तनख्वाह कम है, मगर उसको जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, जैसे उसकी ट्रेवलिंग हो गई या ये हो गया, और रिजर्व्ड प्लॉट्स हैं, कॉर्नर प्लॉट्स। सो दिस मैन सेड कि यार अगर पाकिस्तान ना बनता ना तो पेशावर तो कलकत्ते तक सारे कॉर्नर प्लॉट साढ़े होने सन। मींस ऑल ऑल द नो, जो इसको जोक को छोड़ के अगर आगे इसको इसकी डेप्थ में जाएं, दैट मींस दे हैव बीन कैप्चरिंग ऑल द कॉर्नर प्लॉट्स। व्हाट दैट मींस इज कि सारी रिसोर्सेज को पंजाब के 5-6 जिले वो कर रहे हैं। इवन इन पंजाब, द पाकिस्तानी पंजाब, जो साउथ पंजाब है, मुल्तान है या जो बावलपुर का एरिया, दैट इज ऑल्सो रिजेक्टेड लॉट। ऑल द प्रोस्पेरिटी, मैं कई बार इस्लामाबाद मेरे को जाने को हुआ, जब आप हम इस्लामाबाद में लगता है तो शायद उसके सामने कहीं पेरिस भी शर्मिंदा हो जाए। सो ब्यूटीफुल, सच अ मैसिव हाउसेस और ये सब। बट वो इस एनक्लेव से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, देन वी कम टू रियलाइज व्हाट रियल द पाकिस्तानी। तो जैसे डीप में जाते जाते हैं, देन वो तालिबान वाले उस तक पहुंच जाते हैं। ये हमारे नौ, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये दिस इज हैपनिंग इन आवर बैकयार्ड, और एम उसका भी यही है कि अल्टीमेटली मेरे को कन्वर्ट करना है, मेरे को ये करना है बाय हुक और बाय क्रुक। अब इसमें जो द सेम जो थॉट प्रोसेस है या जो सेम आइडियोलॉजी है वो लेफ्ट की भी है कि माय वे और हाईवे, अगर मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, वही आपको मानना पड़ेगा। और इन दोनों सिस्टम्स में रेड जिहाद जिसे हम कह रहे हैं, मतलब रेड जिहाद का क्या है, उसी जिहाद की तरह जो मैं सोच रहा हूं वो ही इम्पोज होगा, और यही ग्रीन जिहाद में है। अब ये जो कलर्स हैं रेड और ग्रीन, दे आर जस्ट ऑपोजिट। जब हम कलरिंग में जाते हैं तो ग्रीन एंड रेड आर ऑपोजिट कलर्स। पर ये आज का पॉलिटिक्स ऐसा है कि ऑल जिहादीज आर गेटिंग टुगेदर अगेंस्ट अस। चाइना का तालिबान से जो संबंध हैं ये हमें सबको पता ही है। और दिस वाज नॉट फॉल ऑफ काबुल, दिस इज फॉल ऑफ प्लैनेट, पूरी दिस इज फॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। हम जिस तरह कह रहे हैं कि नो, दिस वाज अ ग्रीन जिहाद, जिसे हम कह रहे हैं जी अफगानी आर्मी सरेंडर कर गई, हार गई, इतने वेल इक्विप्ड थे, इतने वेल ट्रेन्ड थे, ये था, फिर भी इतने, एंड दे वर 3 टाइम्स 4 टाइम्स मोर इन नंबर, और फिर भी वो क्यों हार गए या क्यों सरेंडर करके गए? उन्होंने कभी सरेंडर करा ही नहीं। दे वर ऑलवेज वन। इट इज जस्ट लाइक अमन, हम वी गो टू जंगल और वहां पे हम देखते हैं भेड़ियों का एक झुंड है, हम कहते हैं ये सफेद भेड़िया हमारे हो गए और काले भेड़िया आपके हो गए, और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे वी वांट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अब मैंने सफेद भेड़िए को पैम्पर कर दिया है, इसको पाल लिया है, इसको मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, इसको मैं टॉमी भी कहना शुरू कर रहा हूँ, कुत्ते के बिस्कुट भी खिला रहा हूँ, तो ये कुत्ता ही बन गया और वो मेरे हिसाब से चलेगा। दिस इज व्हाट वी हैव बीन, आई मीन दिस इज व्हाट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, और उनका अपना अपना बिहेवियर होता है, एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मेन एंड डिफरेंट कल्चर्स का अपना बिहेवियर होता है। दे आर वन। ये बिना मतलब हम एक गलतफहमी पाल के बैठे हुए थे कि ये जो हमने आर्मी खड़ी कर दी है, ये 5 साल 10 साल या 20 साल से
हमारे कैंप्स में रह रही है, अमेरिकन उसमें रह गए और हमने उनको अंग्रेजी बोलना सिखा दिया, तो इनका थॉट प्रोसेस बदल गया है। सिर्फ दे सिर्फ दे वर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, जब वो दोनों व्हाइट और ब्लैक एक होंगे, वो क्योंकि एक ही हैं। This is the combination between green jihad itself, internal ban. Now when it comes to the green and red combination, चाइना का क्या है, जो आज समय जो मेन रेड जिहादीज हैं, हालांकि वो कितने कम्युनिस्ट हैं ये आपको, उनसे बड़ा कैपिटलिस्ट कोई नहीं है, बट यस दे क्लेम टू बी कम्युनिस्ट। और उनकी भी क्या है कि हमको पूरी दुनिया कॉन्कर करनी है थ्रू दिस वे और दैट वे। उनका है इमाम ऑफ दिस थिंग, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ बॉस्निया, एक इंटरनेशनल हलाल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये जो आईएसआई है और ये है अबाउट 8-10 इयर्स बैक, कि ये लोग व्यर्थ अपना मुस्लिम खून बहा रहे हैं। वी विल कांकर वर्ल्ड थ्रू हलाल, विल रूल वर्ल्ड थ्रू हलाल। अल्टीमेट एम क्या है, जो ये भारत का या भारतीय पंथों का जो भी है, वो आपको डोमिनेट नहीं करना चाह रहे। आपको वो, अगर कोई गोरा कन्वर्ट भी हो रहा है, आप उसे कन्विंस कर रहे हैं, अपना पॉइंट दे रहे हैं। मगर अगर कोई कन्विंस नहीं होता तो यू आर नॉट गोइंग टू किल, आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। यहां पे जब मैं हलाल का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा झटके के लिए काम करते आया हूं, और मुझे ये कहता है कि आप कोशर के लिए क्यों नहीं करते, वेयर इट इज मोर और लेस सेम थिंग। नो Jew is going to kill me for not having kosher. This I have to understand. There I'll be killed for not having halal. मतलब अगर मैं हलाल के बाहर कुछ ले रहा हूं तो वो एक क्राइम कर रहा हूं इन दोज कंट्रीज, या जो एक्सट्रीम उनके सेटअप्स हैं। अब जहां पे सेटअप एक्सट्रीम हो गया वहां पे ये हुआ, जहां पे नहीं हुआ वहां पे द प्रोसेस इज ऑन के दारुल हरब को हमको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। दिस इज ग्रीन, और ठीक यही लेफ्ट की सोच रही है। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो एसएफआई और इस तरह की और ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचती थी, और बड़े और आज जो नेक्सलाइट मूवमेंट और ये सब मूवमेंट चल रही है, दिस इज ऑल बैक्ड बाय रेड जिहाद। अब इनका जो ऑपोजिट कलर्स इकट्ठे हो रहे हैं, विच, और वैसे अगर ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा तो ब्राउन के बाद अगर उसमें और थोड़ी चेंजेस करी जाएंगी तो अल्टीमेटली वो सफर नहीं आएगा। सो लेट देम get together, ultimately it's going to be that the final win। अभी इसमें जो चाइनीज ने करा है, दे वर द फर्स्ट, तालिबान को रिकॉग्नाइज करने में वो सबसे पहले वाले लोगों में हैं। अब ग्रीन जहाज जो पाकिस्तान, जिसकी नेक्स्ट डोर जो हमारा ही हिस्सा था कल तक, उसकी अगर हम बात करें, सो ग्रीन जिहादीज दे हैव बीन एक्सपोर्टिंग टेरर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और काफी हलाल संस्थाएं ऐसी हैं जो उसको फंडिंग कर रही हैं। अब ये जो थ्रू आउट द वर्ल्ड टेरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब इनके अपने घर में जो था, ये रेड जिहाद के साथ जो कॉम्बिनेशन है बहुत डेडली है, हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी आर्टिफिशियल कॉम्बिनेशन। जो इनका कैपिटलिस्ट के साथ तो चल रहा था, से पाकिस्तान की अगर अभी बात करते हैं, ग्लोबल जिहाद पे बाद में आते हैं, ग्लोबल इसमें जो जनरल्स हैं, व्हाट दे वर डूइंग, वो हर उसमें डील्स में उसके पैसा रखते हैं, और वो पैसा उनका कहाँ जाता है, वेस्ट में जाता है। When the Chinese came, they came with a business कि अगर अमेरिकन कंपनीज आपको ये खरीदने का वो खरीदने का इतना परसेंट देती है, हम उससे डबल देंगे। दे केम विद अ बिजनेस, और डेफिनेटली दे, उन्होंने वहां के सिस्टम को खरीदा, उसमें पेनिट्रेट करा, ये रेड जिहादीज ने ग्रीन जिहादीज को। बट एट द सेम टाइम जो लॉयल्टी है जनरल की, वो कभी रेड जिहाद के साथ, चाइना के साथ नहीं हो सकी, क्योंकि जनरल साहब की जो प्रॉपर्टीज है रिटायर होने के बाद जो रहना है, उन्होंने फ्रांस में रहना है या यूके में रहना है या यूएस में रहना है, और उनके बच्चे, उनके बेटी, दामाद, लड़का सब वहीं सेट है। देयर इल गॉटन मनी जो है वहां की, वो लेके चाइना में सेटल नहीं हो सकते। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वाई ग्रीन जिहाद जो है वो मिलने के बाद भी रेड जिहाद के साथ कभी नहीं मिलेगा इनसाइड।
मगर और वहां पे जब आए रेड जिहादीज यानी चाइनीज आए, सो जो पाकिस्तानी आर्मी अपने को बड़ा हाई एंड माइटी समझती थी, हालांकि सरेंडर की हिस्ट्री है इनकी, उनको जो जिस तरह से ये थर्ड कॉर्नर थ्री साइड ओपन प्लॉट जिसे कहते हैं, कॉर्नर प्लॉट आर्मी को जिस तरह से इन्होंने दबाया, उनके उसमें जाके कैंप्स में जाके आर्मी कैंप्स में जाके चाइनीज लेबर उनके आर्मी वालों को पीट रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि जब तक एक कंपनी आई है उसके वो जा रहे हैं, उनके लड़कियों को तंग किया जा रहा है उन्हीं के कंटोनमेंट्स में। सो दैट मीन्स लिटरली दे आर फिनिश्ड ऑफ आर्मी। अब हमारे लिए खतरा कैसे है, क्योंकि से वी आर इन पोजीशन टू फाइट एट बोथ बॉर्डर्स एट वन टाइम। हम दोनों बॉर्डर्स पे एक समय पे युद्ध लड़ सकते हैं, मगर अगर ये जो कॉम्बिनेशन है, से इफ द सरगोदा एयर बेसिस रेडी फॉर द चाइनीज, तो वो हमारे लिए ज्यादा, क्योंकि क्रॉस द ट्रांस हिमालयन पॉसिबिलिटी नहीं है। बट व्हेन यू गेट द सरगोदा बेस, सो दैट मीन्स इनका जो कॉम्बिनेशन है वो खतरनाक है। इंडिविजुअली हम दोनों को अगर दो फ्रंट्स पे हम इकट्ठे लड़ने के कैपेबल हैं भी, तो भी जब इनका कॉम्बिनेशन है उसमें नहीं हम लड़ सकते। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल हाउ द कॉम्बिनेशन इज किलिंग अस। यही कॉम्बिनेशन में यूएन में हम सिक्योरिटी काउंसिल में एक लीडिंग रोल रखते हुए भी हम तालिबान को नहीं स्टॉप कर सकते, नहीं कर सके। दिस इज अगेन बिकॉज वीटो पावर्स और एक कम्युनिस्ट रेड रेड जिहादी उसको बैक कर रहा है, और दूसरे एक्स कम्युनिस्ट जो हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, हाफ हार्टेडली वो दे आर डबल माइंडेड कि उनको क्या करना है, बट चाइनीज आर वेरी क्लियर कि उनकी क्या इंटेंशन है। ये जो रेड जिहाद है, और ये अब हमारे घर में कैसे है, ना बैकयार्ड कैसे है, ये हमने वो शाहीन बाग के प्रदर्शन में देख लिया कि हाउ ऑल द jihadis, the hired jihadis, the painted jihadis, the new jihadis, ये सारे जिहादीज इकट्ठे हुए, एंड दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग जो है वो किसने ऑर्गेनाइज करवाया, क्या करवाया, मगर मॉब गेट्स कलेक्टेड एंड टेक ओवर द एस्टेब्लिशमेंट, टेक्स ओवर द गवर्नमेंट। और यही इसी तरह से मिलते जुलते जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हुए हैं। ब्लैक लाइफ मैटर्स, all lives matter, it is not black lives or white lives or all lives matter। मगर ये जो चीजें इस तरह से, अगेन दिस वाज समवेयर देयर वाज बैकिंग ऑफ रेड जिहाद। और ग्रीन जिहाद की जहां तक बात है, पाकिस्तान में जो रूल है दैट इज मार्शल लॉ फ्रॉम 15th August 1947 till day। Sometimes it's declared, sometimes it's undeclared, but it is always army's rule in Pakistan। Army rules the Pakistan। वो कहीं पे लोग कहते हैं कि every country has an army, but Pakistani army is an army that has a country। So इतनी उनकी strong वहां पे है। China में it's the Communist Party, and in US it is the corporates, they are ruling the US और वर्ल्ड थ्रू इट। यूएस अभी जो ग्रीन जिहाद की वहां पे सेंध लगी है, बिग गेट्स हैव बीन क्रैश्ड एंड लिटिल गेट्स आर बीइंग क्रॉस्ड। व्हाट आई मीन कि कॉर्पोरेट में लव जिहाद इज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑफ यूएस। वहां के बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप पीछे देखेंगे तो जो हमारे सबसे बड़े एक कॉर्पोरेट के हेड है गेट्स साहब, बिल गेट्स जी, अगर उसका उनके भी घर में सेंध लग चुकी है। अभी जो न्यूज आ रही हैं, सो इट इज जस्ट लाइक कम्युनिस्ट का और या किसी भी जिहाद का वर्क स्टाइल समझिए। इट इज जस्ट लाइक गांव में, मैं बड़ी एक देसी सी बात करता हूँ, देसी भाषा में बात करता हूँ। गांव में दो भाई हैं, एक खेती कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पिताजी का देहांत हो गया, वो बेचारा काम करता रहा,
एंड छोटे भाई ने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ जाके पटवारी को पटाया, एंड द प्रॉपर्टी इज इन हिज नेम. सो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस इज ग्रीन जिहाद का जो वो है, एम है. लव जिहाद इज पार्ट ऑफ ग्रीन जिहाद. और ये जितने जिहाद हैं, अभी मैं ग्रीन जिहाद की बात कह रहा हूं, इसके अंदर जो पार्टीशंस हैं, लव जिहाद, एनक्रोचमेंट जिहाद, माइग्रेशन जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, अल्टीमेटली दे आर ऑल जिहाद. इट्स जस्ट लाइक मेरा और आपका खेत डिवाइडेड है, बीच में हमने एक फेंस लगा रखी है, बट बीनीथ द ग्राउंड पानी एक ही है, इधर का उधर जा रहा है और ऊपर से हवा एक ही जा रही है. सो दैट इज व्हाट. सो ये ग्रीन जिहाद जो है, कॉर्पोरेट उसको हिट कर रहा है, एंड दैट इज बीइंग बैक्ड बाय रेड जिहाद. अल्टीमेट एम दोनों का यही है कि टू कॉन्कर द वर्ल्ड. हालांकि उनके अपने इंटरेस्ट, अपनी उनकी फिलॉसफी, अपनी आइडियोलॉजी, वो सब क्लैश करती हैं, मगर एक जगह पे वो आके मिलते हैं कि थ्रू हुक और क्रुक वी हैव टू रूल द वर्ल्ड. और ये जब रूल द वर्ल्ड की दो चीजें इकट्ठी होती हैं, तो ये हमें इफेक्ट कर रही हैं टू द वेरी कोर. और दिस इज नॉट वेरी, ये सिर्फ काबुल की बात नहीं है. वी कैन ऑल्सो सी इन आवर बैकयार्ड, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो कुछ हो. और यही यही किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करी गई विदाउट गोइंग इन. जब ऐसा होता है, जब इस तरह के आंदोलनों में इस तरह के जिहादी आ जाते हैं, तो मेरिट ऑफ द केस इज लॉस्ट. अब ये इशू बहुत पीछे हो गया कि किसान ठीक है या गलत है, डिमांड ठीक है कि नहीं है, मगर उसको जिस तरह से एंटी नेशनल फोर्सेस ने हाईजैक कर लिया, सो द इशू बिकेम डिफरेंट. सो यू हाईजैक द इशू, यू हाईजैक दिस थिंग, और यही हम इसमें करते आ रहे हैं. अभी अगर हम देखें, सो जो इन्फ्रिंजमेंट हुई है, ये जो कॉमन चीजें हैं दोनों में, चाइनीज कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं, दे आर बुलिंग द पाकिस्तानी आर्मी. तो ये जो बुलिंग का है, एक चीज दोनों में है कॉमन. और ये जब व्हेन दे आर टुगेदर, सेकंड इज के दोनों जिहादीज में एक चीज कॉमन है, दे नो व्हेन टू बुली एंड हाउ टू फ्लिप फ्लॉप बिट इन बिटवीन बुलिंग एंड प्लेइंग विक्टिम कार्ड. यूएन में हर जगह, चाइना कई जगह ऐसे अपने वो उठा रहा है कि जैसे कि दे आर द विक्टिम्स. सो दे नो वेयर दे हैव टू प्ले द विक्टिम कार्ड एंड वेयर दे हैव टू बुली. हम जो हैं दोनों तरफ से जो घिर रहे हैं, इन पहले एक इंडिपेंडेंट हमारे खिलाफ फोर्स थी नॉर्थ ऑफ इंडिया, एक वेस्ट ऑफ इंडिया थी, एक ईस्ट ऑफ इंडिया थी. अब ये जब ये नॉर्थ वेस्ट का मिलना है, हमारे वेस्टर्न नेबर्स या हमारे वेस्टर्न एनिमीज और नॉर्दर्न एनिमीज जब मिल रहे हैं, तो ये खाली, दिस इज नॉट 1 + 1 is equal to 2. This is 1 + 1 is equal to 100, because they are using each other's resources. जैसे अगर एयर बेस इनके पास आती है, ये इनके पास आता है, वो इनके पास आता है. Independently, Pakistan Air Force was no match to Indian Air Force. Chinese cannot cross over, इतनी उनके वो नहीं है. और इसके जो पीछे हमको देखने को मिल रहे हैं, पिछले 2-3 साल से जो चीजें मिल रही हैं देखने को, द चाइनीज फिशिंग बोट्स आर ऑलरेडी इन कराची, और उसमें डिस्पाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम नेवी, उसको ओवर रूल करा गया आर्मी ने, मिलिट्री लैंड फोर्सेस ने, हु डोमिनेट दिस थिंग. बिकॉज उनका ये डर था कि हाउ वी नो के, और उनको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको इन फिशिंग बोट्स की फ्रिस्किंग भी नहीं करनी. सो दिस इज हाउ इतना इतना रेड जिहाद जो है, वो ग्रीन जिहाद के का ऑपरेटिव एरिया उसने हमसे ले लिया है. मतलब हमारे नेक्स्ट डोर ऑपरेटिव एरिया उनके पास आ गया है. सो ये तो भारत की बात होगी. अब इंटरनेशनल उस पर जाएं, तो जितने आज भी हम जितने जिहादी देखेंगे भारत में, अगर देखेंगे तो ये सारे हाईवेज के ऊपर होटल होगा, ढाबा होगा, नाम होगा श्री कृष्णा ढाबा, मगर आप जब देखेंगे पीछे तो कोई और होगा उसके.
सो ये अ, जो हाईवे जिहाद है, ये अपने में जिहाद है, और दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग व्हेन द रिफ्यूजीज आर रनिंग टू एवरी कंट्री. Green refugees are running to every country, not to the green countries and not to the red countries. ये दो कंट्रीज को छोड़ के वो सब जगह जा रहे हैं. तो ये इंडिकेशन कि दिस इज पॉपुलेशन जिहाद, माइग्रेशन जिहाद ऑफ द ग्रीन जिहाद, विच इज वेरी वेल प्लान्ड एंड बैक्ड बाय रेड जिहाद. सो ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है, ये हमने सोचना पड़ेगा. और all governments are vulnerable. अगर all corporates are vulnerable, एक तरफ ब्लैक लाइफ मैटर्स को आके बैक करता है जिहादी फोर्सेस, सी, और उसके पैरेलल वहां पे क्या है कि दुकान लूटा गया, मॉल लूटा गया, ये लूटा गया, वो लूटा गया, एक एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक हो रहा है. और उसी समय कॉर्पोरेट के ऊपर लव जिहाद का अटैक हो रहा है. वेरी सून शायद हम लोगों को पता लगे कि कॉर्पोरेट टॉप 10 कॉर्पोरेट्स ऑफ यूएस इनके कहीं ना कहीं बच्चे ग्रीन जिहाद की उसमें जा चुके हैं. आज से पहले 10-20 साल पहले ये हुआ था कि देवर ब्रेन वॉश्ड एंड देवर वो एक लेफ्ट ओरिएंटेशन की तरफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज के बच्चे जा रहे थे, इंडिया के बच्चे जा रहे थे, अच्छे घरों के बच्चे जा रहे थे. नाउ दिस इज दैट देवर ब्रेन वॉश्ड एंड नाउ द नेक्स्ट इज दिस इज द किड्स आज जो है दे आर लव वॉश्ड, लव जिहाद, दे आर लव वॉश्ड. इतना उनको प्यार में धो दिया जाता है कि जो द बाय द टाइम दे रियलाइज दे आर द विक्टिम, इट्स टू लेट. और वो हम अगर घर में भी देखें तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस जो थे, जो बड़े, वो बेबस हो गए क्योंकि उनके घर में सेंध लगी. ये घर में सेंध वाली बात जो है, आज अगर हम यूएस की बात करें, इन एवरेज एवरी यूएस इन कंपनी, research organization, university, there is a Chinese man there. और इसका अगर हम रिवर्स में देखें तो चाइना की कितनी यूनिवर्सिटीज में अमेरिकन्स आर देयर. लेट इट बी अ वायरस वॉर, let it be a biological war, what is happening in US research centers is well known in China कि क्या कर रहा है उनकी एक एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है वहां पे. और कॉम्बिनेशन ऑफ 15 यूनिवर्सिटीज उनका जो काम कर रहा है, वो हर यूएस में विजिटिंग प्रोफेसर जा रहे हैं, प्रोफेसर्स लग रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं वहां के. सो एवरी रिसर्च जो है इज अंडर देयर कंट्रोल. तो दो तरह से अंडर कंट्रोल चीजें आ रही हैं. एक अंडर कंट्रोल आ रही है, एक तो बहन बेटी अंडर कंट्रोल आ रही है ग्रीन जिहाद की वजह से, और जो रिसर्च है वो रेड रेड जिहाद कंट्रोल कर रहा है. और ये दोनों जिहाद मिलके पूरे सिविलाइजेशन को खत्म कर रहे हैं, बी इट सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, बी इट द सिविलाइजेशन ऑफ द ईस्ट, with the only aim that we have to conquer each and every inch, or to the battle will be on till the last man is converted. इस कॉम्बिनेशन को अगर हम मॉडल्स ऑपरेंडी को अगर अब नहीं समझ सके, सो दिस इज इन्वेजन ऑफ द नेशंस, इन्वेजन ऑफ द एसेट्स. और G7 बहुत साइलेंट रहा, और दे वर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग हैपनिंग. लाइक वी ऑल नो G7 हम सुनते आ रहे हैं, G20, G10, but we are not aware of something like C9, which is now C15. 9 Chinese universities that are penetrating into each and every university, each and every research center. तो ये इधर ये हो रहा है, और उधर जो ग्रीन जिहाद वाले हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उनके बच्चों के साथ मतलब उनको कैसे मोटिवेट करके इधर लाया जाता है. अब ये कहने में गलत बात हो जाती है, साहब ये तो आप ये लव जिहाद नाम क्यों दे रहे हैं. ये तो दिस इज समथिंग नेचुरल दैट कैन हैपन बिटवीन एनी द केमिस्ट्री, दैट कैन हैपन बिटवीन
एनी टू ह्यूमंस, ओके, दो एक छोटे उम्र के बच्चे हैं, आपस में, ओके, दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, लविंग ईच अदर, नथिंग रॉन्ग इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। बट वो जब ऑर्गेनाइज तरीके से किसी को भेजा जाता है, अब एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट क्या जो एक बेटी है, अब उसको आप कैसे अ, अपने लव जिहाद में लाएंगे? पैसे से नहीं ला सकते कि आई हैव गॉट अ जेट, शी हैज गॉट 20 जेट्स, यू आर वेरी स्मार्ट, देयर आर 200 men like you working under exactly बिल्कुल डायरेक्टली अंडर, सो योर स्मार्टनेस इज नॉट गोइंग टू वर्क, योर गुड लुक्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, योर मनी इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि आप कितना भी पैसा लाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। नौ नौ इसकी बड़ी एक स्पेसिफिक तरीके से, एक प्रोग्राम तरीके में क्या है, नौ यू हैव टू पॉइंट आउट, रेकी करके हमको ये करना है कि ये बच्चे में, इस लड़की में क्या इसकी वीकनेसेस हैं। इफ समवन इज फॉन्ड ऑफ से हॉर्स राइडिंग, एक ओलंपियन जाके उसको मिलता है और उसको बताता है कि मैं तेरे को हॉर्स राइडिंग बताऊंगा ना, वो कितने भी बड़े कॉर्पोरेट की बेटी है, कुछ भी है, मगर वो एक ओलंपियन के सामने हॉर्स राइडिंग नहीं जाती, नहीं जानती, और वो उसको राइडिंग सिखाना शुरू करता है। एंड दिस इज हाउ द गेम स्टार्ट्स, द लव स्टार्ट्स। सो दिस इज नॉट एक्सीडेंटल लव, इट इज एन इंटेलिजेंट लव, कॉन्स्पिरेसी ऑफ लव। और ये ग्रीन जिहाद बड़ी अच्छी तरह से कर रहा है, उनको पता है कि क्या करना है। मुझे ये भी डर लगता है कि अभी इस समय हमारे पास बहुत सारी जो बच्चियां हैं रोज सुन रही हैं, इनमें से कितने उसमें ब्रेन वॉश हो रही हैं, कितने उस ग्रीन जिहाद की तरफ जा रही हैं, वी नेवर नो। और रेड जिहाद तो अपना काम कर ही रहा है, दे आर इनटू एवरी अमेरिकन यूनिवर्सिटी, एवरी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, वहां की क्या रिसर्च हो रही है, क्या कंपैरेटिवली हम अभी रिसर्च सेंटर्स में हमारे वो अभी नहीं घुसे, हालांकि दे आर ट्राइंग टू फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके वो सब करके, हैकिंग करके वो कोशिश में है। यस, बट डायरेक्टली दे आर नॉट इनसाइड आवर यूनिवर्सिटीज, दे आर नॉट डायरेक्टली देयर। ये जब दो कॉम्बिनेशन इकट्ठे हैं, सो दीज आर लाइक टू डिफरेंट केमिकल्स जो अलग अलग पड़े हुए तो खतरनाक हैं, जब वो दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो बॉम्ब बनते हैं। ये हमारे यहाँ हो चुका है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। एग्जैक्टली हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटीज में, मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, बुली किया जा रहा है, और वो दोनों इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। वाई वाई आज एक चाइनीज बच्चे को बुली नहीं किया जा रहा, वहां पे जो ग्रीन जिहादीज हैं, एक इंडियन बच्चे को और इवन एक वाइट बच्चे को बुली किया जा रहा है। दीज आर द थिंग्स हम रोज न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, रोज ये देख रहे हैं। ओनली थिंग इज वी हैव टू जॉइन द डॉट्स एंड अंडरस्टैंड द लव बिटवीन ग्रीन जिहाद एंड द रेड जिहाद, और उसकी कॉन्स्पिरेसी, इस कॉन्स्पिरेसी के कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने क्या आने वाले हैं, कुछ हम देख रहे हैं। देयर राइट पीओके के ऊपर जो बैठा हुआ है ग्रीन जिहाद, दैट इज बीइंग बैक्ड बाय रेड जिहाद। और ये केवल अगर ग्रीन जिहाद होता तो उसको आप निकाल सकते थे। सो दिस इज ग्रीन फंगस एंड रेड फंगस, ये दो फंगस जो हैं ये हमें खाए जा रही हैं। ये कल्चरल प्रोग्राम्स में जो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ प्रोफेसर्स हो रहा है, every university of the west is being targeted, they come with a specific purpose। और यही एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट गया था, वो सिर्फ इसी काम से गया था कि उसने, बिकॉज रिसर्च वो कर नहीं सकता, उसने पेपर चुरा के लाने हैं, और कैसे कैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक पहुंचती है रिसर्च यूएस की, और करते करते वो पाकिस्तान तक पहुंचती है। एंड अल्टीमेटली एनी रिसर्च, बी इट अ न्यूक्लियर रिसर्च, और जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ तालिबान, दैट्स इन द हैंड ऑफ रोड साइड तालिबानी, या बड़े तालिबानी की, क्योंकि उसमें कोई ऐसा फिल्टरिंग है नहीं कि ये रिस्ट्रिक्शन यहीं तक रहेगी। इतिहास में हमारे को अगर देखा जाए तो हम बहुत सी हमारे ऊपर ऐसे एलिगेशंस हैं कि हमने डिस्क्रिमिनेट करा, ये करा। यस, बट द नॉलेज हैज टू बी प्रोटेक्टेड।
कि हमने इसको नॉलेज नहीं लेने दी, उसको नॉलेज नहीं देने दी। दिस नॉलेज हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, और ये वहाँ पे प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है वेस्ट में। एंड बाय द टाइम दे रियलाइज कि व्हाट रेड जिहाद हैज टेकन अवे फ्रॉम देम, एक-एक रिसर्च उनकी जा चुकी है, एंड दे हैव नो एक्सेस टू एनी ऑफ देयर यूनिवर्सिटीज, एनी ऑफ देयर रिसर्च सेंटर। सो दिस इज व्हाट इज बिटवीन ग्रीन जिहाद एंड रेड जिहाद। और इसका जो ग्रीन जिहाद का जो सोर्स था, दैट वाज हलाल। इट इज ऑलमोस्ट 10 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी, दैट इज हलाल। और उसकी फंड, दैट इज ए वन वे ट्रैफिक। अगर हम हलाल को स्ट्रिक्ट टर्म्स में देखें, सो दैट इज के आपका पैसा मेरे को ले तो लेना है पर वापस नहीं देना। आप मेरी चीज तो खरीद लेंगे, मगर मैं अपनी फैक्ट्री में आपको नहीं रखूंगा, काफिर के बच्चे को नहीं रखूंगा। सो हम एक, जब ये अभी यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ये 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के ये जो पैकेट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, वी कैन वेरी वेल सी देयर इज अ ग्रीन साइन, और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो वेजिटेरियन है। बीइंग अ वेजिटेरियन डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट अ हलालिटेरियन। इसी के ऊपर एक और हलाल का सिंबल लगा हुआ है, इफ यू कैन सी। सो दिस इज वेजिटेरियन। इसमें हलाल कैसे है? बिकॉज ऑफ द सर्टेन टर्म्स विच मे नॉट बी, which are not strictly implemented right now in India, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप एक फैक्ट्री में नॉन मुस्लिम को रोजगार नहीं देंगे। सो ये ऐसा नहीं हो रहा भारत में, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं रहा। यस, बट when you come to the soul of the जिहाद, या उन जिहादियों की जो सोच से आते हैं, तो उसमें हमको आउट करना है। ऐसे ही बिजनेस हमारा हलाल के हाथ में जा रहा है, और ऐसा ही बिजनेस हमारा लेफ्ट के हाथ में जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति, गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की मूर्ति जो है वो चाइना से बन के आ रही है। सो ये जो कॉम्बो है, ये इसको कोई नहीं तोड़ सकता, इसको सिर्फ हम और हमारी डिटर्मिनेशन तोड़ सकती है कि यस, वी डोंट हैव टू बाय चाइनीज प्रोडक्ट, वी डोंट हैव टू बाय एनी प्रोडक्ट दैट इज सर्टिफाइड बाय एनी टेरर एजेंसी, या जो ये जिनका पैसा कहीं से भी टेरर में जा रहा है, या इट इज सस्पेक्टेड कि ये जा सकता है, एंड देयर आर रीजंस टू बिलीव कि ये जा सकता है और जा रहा है। ये इतना ही जो है कॉम्बो जो है दोनों जिहादों का है कि दे अपनी इन फाइट्स उनकी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, वो होंगी जब होंगी, बट दोज विल बी आफ्टर रेस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन इज फिनिश्ड ऑफ। सो कैप्चरिंग यूनिवर्सिटी is a part of red jihad. Love jihad, uh, love jihad is part of ग्रीन जिहाद। वो ड्यूटी ग्रीन जिहाद की है कि लव जिहाद करना, और यूनिवर्सिटीज को कैप्चर करना की ड्यूटी है आपस में जो उन्होंने बांट रखा है, या जैसे भी है। सो इसमें हम दोनों तरीके से पिट रहे हैं, दोनों तरह से आ रहे हैं, एंड ये हमने दिल्ली में भी देखा और हर जगह देखा, ये हो रहा है। यही दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर, दैट वी हैव टू जॉइन द डॉट्स। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे को विजिबल नहीं होंगी। किसी कॉर्पोरेट की, बहुत बड़े घराने की किसी लड़की का ग्रीन जिहादी की तरफ चले जाना, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की रिसर्च उधर चले जाना, वी हैव टू जॉइन द डॉट्स एंड सी, और ये इकट्ठे इनको एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये हमारे को इट्स नॉट, ये जो आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है, दिस इज अ वेकअप कॉल, और ऐसे, और दिस इज द लास्ट, इफ नॉट लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट चांस फॉर अस कि इसको हम फ्लाइट टू सेफ्टी ले सकते हैं। अदरवाइज आप लाहौर से, कराची से भाग के तो यहाँ आ गए, मगर अब वाशिंगटन से भाग के कहाँ जाएंगे, न्यूयॉर्क से भाग के कहाँ जाएंगे, दिल्ली से भाग के कहाँ जाएंगे, अब आगे कुछ बचा ही नहीं है। दे आर राइट इनटू योर टाउन्स, राइट इनटू योर यूनिवर्सिटीज। एक माइग्रेशन और पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है, दूसरा रिसर्च जिहाद कर रहा है। इतना ही कहना है मेरे को। वी कैन कम टू द सेशन, क्वेश्चन आंसर्स अगर कुछ हैं तो।
सर से मेरा सवाल है, मैं एक तो सर को डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर संजय दीक्षित जी के साथ सुनता रहता हूँ, यहाँ भी सुन रहा हूँ। सर से मेरा 2-3 सवाल है, 2-3 एक नहीं कई एक सवाल होगा। अच्छा सर, पहले आप रविरंजन जी सर आप ये बताएँ कि वो जो 1984 वाली जो घटना हुई थी अमृतसर, जी। उसके बारे में कुछ ज्ञानियों का, मैं उनको बड़ा ज्ञानी मानता हूँ, उनका मानना है कि हरकिशन सिंह सुरजीत की भी बड़ी भूमिका थी। क्या ये बात इज़ इट करेक्ट? देखिए, एक तो ये जो टॉपिक है, ये आज के हमारे टॉपिक से बिल्कुल अलग है और इसमें खाली नहीं, उसमें थोड़ा-सा मैं कहूँगा, इसमें हरकृष्ण सिंह सुरजीत की क्या भूमिका थी या क्या नहीं थी, मगर इसमें रेड जिहाद का तो सपोर्ट था और उससे ज़्यादा ग्रीन जिहादीज़ का सपोर्ट था। अगर इसको और किसी प्लेटफ़ॉर्म पे हम करें, तो जिस समय हम 1984 की बात करते हैं या ब्लू स्टार की बात करते हैं या 84 के राइट्स की बात करते हैं, दे वर नॉट प्लान्ड इन 1984। इसकी प्लानिंग 10-12 साल पहले हो चुकी थी और यहाँ तक कि ये अ, बांग्लादेश की फॉर्मेशन से पहले ये चीज़ें तय हो चुकी थी। द बॉर्डर्स वर टू बी रीडिफाइंड नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान बट आल्सो ऑफ इंडिया और ये एक प्रोग्राम्ड तरीका था और बड़ी स्पष्ट यहाँ पे बात ये आती है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान जो था, उसकी सेपरेशन की मूवमेंट बिफोर कंसीविंग ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गई थी। 1947 में, 1946 में पाकिस्तान के विरोध में नारे लग रहे थे ढाका में, हमको पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, पाकिस्तान से हमको अलग होना है। ये 1946 की बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में नहीं था। इट वाज ओनली एन इमेजिनरी स्टेट। जब एग्जिस्टेंस में नहीं था तो नारे लगने की वजह थी और बड़ी जेन्युइन वजह थी कि जो सबसे बड़े वहां का सूबा था ईस्ट पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश, उसकी पॉपुलेशन और रेवेन्यू किसी भी स्टेट से ज्यादा था। तो नेचुरली दे वर एक्सपेक्टिंग कि बंगला जो है हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा, मैं इसको सपोर्ट करता हूं, ये नहीं कि मैं हिंदी का प्रेमी हूं। अगर हिंदी नहीं होगी तो जो भी भाषा होगी वो हिंदी से कम होगी। सो इसलिए मैं हिंदी, वैसे तो मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा में सपोर्ट ही नहीं करता। मैं तो कहता हूं ये हमारी शुरू से गलती रही, हमको संस्कृत को लेके आना चाहिए था। आज 70 साल बाद हम यहाँ पे, और वो जो हिंदी आई वो भी उर्दू नुमा हिंदी आई, वो हिंदी भी नहीं आई। तो खैर वो विषय नहीं है। विषय यहाँ पे ये है कि उस समय वो जो बंगाली था वो बड़ा अपनी भाषा के प्रति सेंटिमेंटल था और वो इसको भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहता था और बड़ी अच्छी तरह मोहम्मद अली जिन्ना को ये पता था और उनकी जो मान्यता थी दैट वी आर वन नेशन इन टू कंट्रीज और वी विल फॉल अपार्ट, ये उसको, और 25 साल का वो टाइम मान के चल रहे थे। अब यहां पे क्या था, अगर लोकतंत्र आता तो रूल कौन करता? बंगाली, मेजोरिटी उनकी है। आज आज ये नहीं कि मैं ये कहूंगा कि जी से सिक्किम से डिस्क्रिमिनेशन है, मगर सिक्किम से एक एमपी आएगा और यूपी से 80 एमपी आएंगे। दिस इज एज सिंपल, इसमें कोई वो नहीं, क्या मैं कहूँगी सिक्किम से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ऐसा नहीं। सो नेचुरली जब ज्यादा एमपी ईस्ट पाकिस्तान से आएंगे तो मेजोरिटी उनकी होगी हाउस में और वही करेंगे। अब यहाँ पे जो टकरार हो रहा था, जो आज मैं पंजाबिस्तान पंजाबिस्तान बाद में बार बार बोलता हूं, पंजाबी ईगो का टकराव टकराव था बंगालियों से। उनके दिमाग में एक थी कि हम ये बड़ी बड़ी मूछें रखने वाले, लंबे चौड़े पगड़ी बांधने वाले, पठान सलवार कमीज पहनने वाले गोरे, ये काले बंगाली हम पे क्यों राज करेंगे? दैट वाज एज सिंपल, रेशियलिज्म इन द वर्स्ट सेंस। अब अगर डेमोक्रेसी होगी तो वही रूल करेंगे, दिस इज एज सिंपल। उसका तोड़ क्या है? मार्शल लॉ। आर्मी किसकी है? पंजाबियों की। कंट्रोल कर करेंगे पंजाबी। ये मुजीब रहमान साहब जीत गए हैं, उन्होंने ओथ लेनी है, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, उसकी पूरी फैमिली मार दी गई। और
ये जो हुआ, अब इसमें समस्या क्या थी, उस समय जो डी फैक्टो पीएम थे, तब तक यहया खान या अयूब खान इनसे ज्यादा पावरफुल थे भुट्टो साहब। जुल्फकार अली भुट्टो उस समय डी फैक्टो ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा रखते थे या क्या रखते थे। अब अगर वो पीएम बनते हैं, वो कब बनेंगे, जब मुजीब रहमान खत्म होगा। और अगर बंगाल को हम साथ में रखते हैं तो फिर बंगाली, और अगर बंगाल को हटाते हैं तो भुट्टो साहब हैं सिंधी, वो भी गुजराती सिंधी, तो वहां के पंजाबी आर्मी बगावत कर देगी, तुमने हमारा हिस्सा तोड़ दिया। सो नाउ द प्लान वाज टू बी वर्कड आउट कि उनका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाए पाकिस्तानी आर्मी का, और सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, यानी बंगाल भी अलग हो जाए, ईस्ट पाकिस्तान भी अलग हो जाए, मगर वहां की आर्मी बगावत के मूड में ना आए। तो इसका क्या हल था? इसका एक सिंपल सा हल निकलता है कि कुछ तुम एक प्रोग्राम नूरा कुश्ती होनी है, एक राउंड तुम जीतोगे, एक राउंड हम जीतेंगे, और इतना हिस्सा पंजाब का चला जाएगा, ये पंजाब का इतना हिस्सा चला जाएगा इंडिपेंडेंट या जो भी कह लो उसके साथ, और उधर बंगाल का चला जाएगा। अल्टीमेटली जब नेगोशिएशन टेबल्स पे हम आएंगे तो क्या होगा कि हमने बंगाल बंगालियों को दे दिया, अब तुम पंजाब पंजाबियों को दे दो, यानी चाहे वो 2 जिले ही हों। नाउ फ्रॉम एन एंगल ऑफ अ पाकिस्तानी जनरल या ब्रिगेडियर जो 25 साल पहले वहां पे कैप्टन या कुछ था, पंजाब से पिट के गया था, उसको याद है कि यस ये मेरा गांव था और यहां पे इस तरह से सिखों ने मेरे साथ करा था, दोनों तरफ से हुआ था। अब उसका ईगो जो है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अमृतसर पे कब्जा हो जाता है पाकिस्तान का, एक मिनट, हालांकि ये दूर की, तो वो जो पाकिस्तानी जनरल का ईगो है वो बहुत सेटिस्फाइड होगा। दे विल फॉरगेट कि हमारा ढाका चला गया, ढाका गया तो गया, अगर ढाका खाली ढाका जाता है तो यही जनरल्स पीएम के खिलाफ हो जाए, भुट्टो के खिलाफ हो जाएंगे कि तूने हमारा एक कॉलोनी खराब कर दी, वहां से हम जब चाहते पैसा उठा लाते, जब चाहते लड़कियां उठा लाते, जब चाहते जो कर लेते, तूने एक हमारी कॉलोनी खराब कर दी। सो ही वुड हैव बीन टारगेटेड। और अगर शिमला समझौता, जो वहां से वो 200-250 आदमियों का लश्कर लेके आया था एक आदमी समझौता करने, 250 की तो फौज होती है, वो वन वे हुआ। उसको लिखने वाले कौन थे? एक कम्युनिटी का आदमी यहां से, हस्कर साहब उसको देख रहे थे, दोनों तरफ से एक ही कम्युनिटी के आदमी बैठे हुए उसको कर रहे हैं, और इसमें ज्यादा कभी सेशन इस पे लगेंगे। और एक देयर वाज अ कोड, लड़का हुआ है। लड़का हुआ है का मतलब क्या था कि यस थिंग्स हैव बीन डन अकॉर्डिंग टू अस। और वो जो समझौता हुआ, वो 1 लाख फौजी, अपना लगभग 1 लाख फौजी छुड़वा के ले गए, और हम अपने कुछ 100 फौजी नहीं छुड़वा सके। सो दिस वाज अ डील जिसकी आप शुरुआत अगर कहें तो वहां से होती है, जिसकी जो डील शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? वहां से शुरू होती है उस अलगवाद की, कि इतना हम तुमको दे देंगे। ये सारा कुछ हो जाना था, ये जो हम 84 की बात कर रहे हैं, ये शायद उससे पहले ही हो जाती, मगर उसमें कुछ विलियन आ गए बीच में, इस प्लान के बीच में, मतलब उनके हिसाब से विलियन, जिसमें सबसे बड़े एक जो उनकी प्लान में रोड़ा अटकाने वाला विलियन था, वो मानिक शॉ थे, जो इस देश के हीरो थे मगर उस प्लान के विलेन थे। उनकी अगर आप कन्वर्सेशन उस समय की अगर रिकॉर्डिंग, तो उनके और प्रधानमंत्री के बीच में क्या-क्या, उस समय के प्रधानमंत्री के बीच में क्या-क्या चीजें घटी। She said, "You are here to fight a war." I said, "Sorry, madam, I am not here to fight a war. I am here to win a war." हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी टू फाइट अ वॉर, टू विन अ वॉर शायद वो नहीं चाहते थे, या विन अ वॉर आधा जीतना और आधा नहीं जीतना, कुछ जीतना कुछ हारना, इस तरह की प्रोग्रामिंग थी आपके सवाल का। ये जिसको हम 84 से शुरू करते हैं कि
84 या 83 में शुरू हुआ, ये इससे बहुत ये 70 में शुरू हो चुका था और ये कहीं और नहीं हुआ था। हमारी सरकारों के बीच में, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में वो आदमी बैठे थे जो सेपरेटिज्म चाहते थे। और जिसको हम बार-बार एक चेहरे को भिंडरवाला को विलेन बना के सारा ब्लेम उस पे डाल के जब हम निकल जाते हैं, तो हम उन सबको एक तरह से छूट दे देते हैं, जो चाहे वो उसका नाम जगजीत सिंह चौहान हो या कोई और नाम हो जिन्होंने इस उसको शुरू करा। और इससे पहले ज कॉन्स्पिरेसीज़ बहुत साल पहले आ गई थी, तो ये इसमें सिर्फ़ हरकृष्ण सिंह सुरजीत की बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग थे जो अलग-अलग पार्टीज़ में थे और वो इसको हवा दे रहे थे। और देयर वाज़ अ क्लियर मोटिव कि सार दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स डिफाइन होंगे। जी, शायद ये प्रश्न बड़ा शायद अभय कुमार जी हैं नहीं, तो ये एक इसका लंबा उत्तर हो गया। प्रश्न बहुत छोटा था मगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, तो इसलिए थोड़ा इसका प्रश्न उत्तर लंबा हो गया। मेरा बस यही प्रश्न है कि जो कम्युनिज़्म की आइडियोलॉजी रही है, अपना जिहाद कहे या फिर अपनी जो नैरेटिव है, एजेंडा है, उसको पुश करने की, वो काफ़ी एकेडमिक रही है। जी। और मतलब हम देखें कि अगर माओ की बात करें चाइना में भी, तो उन्होंने मतलब 3 करीब 30 साल तक वहाँ पे इतने खराब सिचुएशन रहे चाइना में उनकी कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद या फिर वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद। फिर भी आज अगर चाइना में देखा जाए, मैं कहीं पढ़ रही थी, तो लोग सोचते हैं कि माओ वाज़ अ ग्रेट पर्सन उस उन्होंने मतलब चाइना के लिए क्या कुछ नहीं किया है। तो अगर इतने जिनकी मतलब मेमोरीज़ या फिर पास्ट उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी मेमोरीज़ इतनी खराब रह के भी अगर चाइनीज़ अपने लोगों को ये सोचने में मतलब ये भरोसा दिला सकते हैं कि माओ माओ काफ़ी अच्छा इंसान था, तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं एकेडमिक्स के थ्रू। तो और जो इस्लामिस्ट है वो तो काफ़ी रेडिकल है। तो हम तो एक तो रेडिकल अप्रोच भी नहीं ले रहे हैं या फिर हम एकेडमिक्स में भी नहीं हैं। तो हम कर क्या सकते हैं मतलब अपना जो वर्ल्ड व्यू है वो लोगों को बताने के लिए? देखिए, संजय जी एक तो ये है अगर वो माओ को महान पढ़ रहे हैं, तो हम भी अकबर को महान आज तक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इसमें तो हालाँकि इसमें कॉन्स्पिरेसी फिर उसी रेड जिहाद की है कि हम अकबर को महान क्यों पढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो रेडिकल्स नहीं हैं, दे आर मोर रेडिकल्स देन अदर जिहादीज़। और ये भी नहीं है कि ग्रीन जिहादी एकेडमिक नहीं है, हम सिर्फ़ उसको एक दाढ़ी वाला, सलवार कमीज़ वाला, AK-47 वाला ना समझें। अ, अगर ये चाइनीज़ लैब से वायरस निकला है, लीक हुआ है या निकला है, there were few Americans who were working in Chinese labs, but there are hundreds and thousands of Chinese in the American university. एकेडमिक्स में वो कम नहीं है। और आज आपको जो हम किसी गलतफ़हमी में हैं कि अब्दुल पंचर वाला भी नहीं है, अब्दुल डॉक्टर भी है। तो ये ग्रीन और वो बात नहीं है। और इससे निकलने का एक ही तरीका है, सिर्फ़ सुबह उठ के अपना इतिहास देखें और मैं सुबह उठ के शीशा देखूँ कि मैंने कल क्या किया। और आपस में हम जब तक हमारी आपस में एक वो ऐड आती है ना, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? अगर संगम टॉक्स कुछ कर रहा है, तो ये मुझे परेशानी हो रही है कि इनका प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है? तो अब मैं अपना तो कर नहीं सकता, तो मैं संगम को कैसे लेट डाउन करूँ? ये हमारी एक साइक है, ठीक है ना? एक ये जो साइक से जब तक हम बाहर नहीं आएँगे और जब तक हम ये सोचना नहीं शुरू करेंगे, अनलेस वी स्टार्ट सिर्फ़ पिक्चर्स ना देखें, वी मस्ट स्टार्ट जॉइनिंग द डॉट्स, तभी हम और ये हमारी सोच से बहुत दूर जा चुका है, जॉइनिंग द डॉट्स। व्हेन यू जॉइन द डॉट्स से एक टॉप कॉर्पोरेट की एक लड़की ग्रीन जिहाद की तरफ आती है। उसके बाद उस कॉर्पोरेट की सोच बदल जाती है, जो एक सॉफ्टवेयर में था, अब और बड़ी चैरिटी के में था, एटलीस्ट दिखने में चैरिटी में था, अब वो कहता है कि मैं पूरे दुनिया के वैक्सीन्स को मैं ही कैप्चर करूँगा। सो दिस इज़ ग्रीन
जो इंजेक्शन उसको ग्रीन जिहाद का लगा है। और और उस ऐसे कई कॉर्पोरेट्स हैं और भारत में भी ऐसा होने जा रहा है, एटलीस्ट यूएस में तो बहुत तो वो जो ग्रीन जिहादी है वो दाढ़ी रख के नहीं आया। सो देयर इज अ सेइंग कि रेडिकल इज द स्नेक एंड लिबरल्स आर द ग्रास दैट हाइड द स्नेक। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो लिबरल और ये जो चीजें हैं, अगर घास नहीं होगी तो सांप भी नहीं बचेगा, तो सांप को घास की जरूरत है, और वो सांप भी हमारे बीच में है और घास हम हैं। हम खुद घास हैं जो उनको बार बार सांप को शरण देते हैं। ये रिफ्यूजी जिहाद, रादर टू से रेप जी जिहाद, अपने यहां वहां पे आप देखिए तालिबान के सिर्फ वहां के 18 से 50 साल के आदमियों को ही तालिबान का खतरा है। औरतें तो वहां पे बिल्कुल सेफ हो गई, बच्चे वहां पे बिल्कुल सेफ हो गए, अब यही भाग रहे हैं। एक हमारे में जो एक कल्चर है, अगर किसी बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल आग लग जाती है तो क्या होता है कि पहले बच्चों को, क्या नाम, महिलाओं को बाहर निकालो। एक हमारा एक, अगर बस बस खराब हो जाती है कि इसमें 4 ही पैसेंजर जा सकते हैं तो मैडम आप जाइए, ये कल्चर है। मगर यहां पर एक इंसिडेंस सऊदी में, एक गर्ल्स हॉस्टल में रात को आग लग गई, पता नहीं आपने ये न्यूज पढ़ी थी कि नहीं, और जो गेटमैन था उसने ताला लगा दिया कि ये लड़कियां प्रॉपर बुरके में नहीं है, ये बाहर भाग रही हैं। दो, उनको बुरके में होना चाहिए था, और बाहर मार्केट में आने के लिए देयर हैज टू बी अ मैन मेंबर विद देम। ना इनका परिवार का कोई आदमी इनके साथ है, और ना इन्होंने अभी बुरका, व्हेन यू आर जंपिंग फ्रॉम 3rd फ्लोर तो ऑफ कोर्स बुरका आप उतारोगे। so, उस समय ये मैटर नहीं कर रहा कि इसने क्या पहना है या कुछ नहीं पहना, मैटर ये कर रहा है यू हैव टू सेव अ लाइफ। मगर वो चौकीदार ने बिल्डिंग लॉक करी, 200 बच्चे उसमें मरे। ये बहुत बड़ी न्यूज है जो दबाई गई है, और उसके ऊपर बाद में बल्कि उसको सोसाइटी ने शाबाश दी कि बहुत अच्छा काम किया। तो ये अगर सिस्टम जहां पे होगा कि जस्ट बिकॉज आपके कपड़े ठीक नहीं है तो इसलिए मैं आपकी जान नहीं बचने दूंगा, ये जिहाद है। इट इज नॉट ओनली जिहाद के तलवार चलाना है। ब्रिगेडियर जनरल मलिक की बुक है, पाकिस्तान के ब्रिगेडियर हैं, कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर, कुरानिक कंसेप्ट ऑफ वॉर, और उसमें एक बड़ा चैप्टर है वाटर एज अ वेपन। ये भी जिहाद है, दूसरे का पानी रोक देना। तो अल्टीमेटली यू हैव टू विन द वॉर। और ये चाइनीज और ये रेड बटन, तो कमिंग बैक टू दैट, जो हम ये कह रहे हैं तो ये तो प्रोपेगेंडा वार है, हम हारते जा रहे हैं। और ये रिवर्सल जब होगी पोजीशन, एक क्योंकि मेरा बहुत अच्छा बड़े बड़े मुस्लिम मित्र हैं और शायरी भी सुनता रहता हूँ, कि द क्रक्स इज, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। सो हम हर लम्हे गलत कर रहे हैं, और हर हर जिस इतना सच अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ये हम वी हैव टू कम आउट, वी हैव टू जॉइन द डॉट्स, स्टार्ट लर्निंग हाउ टू जॉइन द डॉट्स। क्या हो रहा है मेरे आसपास? नमस्कार रवि रंजन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो पहले तो रवि रंजन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये फोरम पे आया, हम सबकी आंखें भी खोली, और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, और संगम टॉक्स का भी जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपने जो बात बोली वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और ये संभव हम लोग काफी सालों से ये सब हो रहा है, अंडर द करंट चल रहा था, बट आप भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इसको ऊपर लेके आया, सही तरह से ये बात दुनिया के सामने रखी है। लेकिन अब कॉल फॉर एक्शन क्या है? हमारे जैसे लोग जो कि प्योर वेजिटेरियन है,
हम देख रहे हैं कि इवन प्योर वेजिटेरियन में भी ये हलाल का स्टैम्प आने लग गया है। कुछ समय पहले एक खबर थी कि पतंजलि का भी जो प्रोडक्ट है, अगर वो दुबई में बेचने के लिए उनको रखना है तो दे हैव टू हैव अ हलाल स्टैम्प ऑन इट, राइट? तो ये जो एक पूरा इकोनॉमी है जो कि सेल्फ फंडेड है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो बहुत ही कम बताया गया है, बिकॉज दे हैव अ पैरेलल इकोनॉमी व्हिच इज नॉट इवन अकाउंटेड फॉर। एक बहुत ही सोची समझी साजिश है जो कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हमको हमारे जो भी चाहे हमारा कल्चर है, चाहे हमारा जो हक है, चाहे हमारे बिजनेसेस हैं, वो सबको हमें धीरे धीरे हमसे अलग किए जा रही है। बट व्हाट इज द कॉल ऑफ एक्शन फॉर पीपल लाइक अस, एंड हाउ कैन वी एक्चुअली गो एंड काउंटर दिस? ऐसे है कि संगम टॉक्स में ये चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि हलाल का हर चीज़ का पहले हम शाब्दिक अर्थ देखें, चाहे वो जिहाद हो, चाहे वो हलाल हो। हलाल अरबी शब्द है जिसका अर्थ जायज़ है। अब जायज़ केवल मीट पे या मांस पे नहीं होता, वो हर चीज़ पे होता है। हर चीज़ जायज़ और नाजायज़ है। इस्लाम में हर चीज़ हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है, और ग्रे एरिया बीच का बहुत कम है। इट इज़ ब्लैक और व्हाइट। तो ये जो हमें लेबल्स नज़र आ रहे हैं, ये पहले भी थे। मतलब जब लेबल्स नहीं छप रहे थे, जब इस तरह की प्रिंटिंग नहीं हो रही थी, यस, बट दे वर क्लियरली डिफाइंड कि मेरे को फलाना ही प्रोडक्ट लेना है जिसमें ये डला हो और ये ना डला हो, और फलाने की दुकान से ही लेना है। ये बिल्कुल आज से अब 70 साल पहले भी चले जाए, जहां पर वो अवेयर नहीं हुए थे। जहां पे अवेयर हो गए तो फिर जहां पे अवेयर नहीं हुए थे वहां कुछ भी चल रहा था। जहां अवेयर हो गए तो ये हो गया कि मेरे को इसकी दुकान से लेना है और उसकी नहीं लेना। ये चलते चलते ये कोई बड़ा नहीं, आज से 100 साल पहले भी उतना ही कट्टर था, 1000 साल पहले भी उतना ही कट्टर था। सिर्फ ये है कि अब ये क्योंकि इस तरह की फाइन पैकेजिंग आ गई है, तो फाइन पैकेजिंग में फाइन लेबलिंग भी आ गई है और वो हर चीज पे लागू है। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे ना तो कोई यहाँ की सरकार कर सकती है कुछ, ना यहाँ की कोई कोर्ट कुछ कर सकती है। कर सकते हैं तो मैं और आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि एक तो एक होके, मतलब जैसे अगर आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कुछ है, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि कम से कम आप एक इंफॉर्मेशन मेरे को दे दें। मान लीजिए कल हम एयर इंडिया के पास जाते हैं कि साहब आप हलाल बंद करो, और मैं कहता हूँ जी बंद करो। वो कहते हैं जी क्यों बंद करें? व्हेन आई हैव 5000 पीपल जिनके जो कह रहे हैं, तो वो मेरी वॉइस बनती है, वो हम सबकी वॉइस बनती है। समवन हैज टू डू इट। तो एक तो हमको, दूसरा ये है कि इसके लिए कोई हमको किसी से वैर नहीं, किसी के साथ हमको बम नहीं चलाना, किसी पे गोली नहीं चलानी, कुछ नहीं करना। मेरे को सिर्फ ये है, 2 पैकेट्स पड़े हैं, मेरे को ये वाला लेना है और ये वाला नहीं लेना। नोबडी कैन फोर्स। हो सकता है ये मुझे आज ₹2 महँगा पड़ रहा हो, मगर अगर मैं ₹2 सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, तो फिर मेरे को कोई अधिकार भी नहीं है रोने का। फिर ये हम जैसे इस उसमें जो थीम है, फिर हम एक निद्रा में ही मर जाएँगे, सोए-सोए मर जाएँगे, हमारी सिविलाइज़ेशन खत्म हो जाएगी। आज का जो हिंदू है, मैं हिंदू पे बात करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं, मैं अपनी बात करूँ, ज़्यादा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। क्योंकि ये जो आज का हिंदू है, ये समय-समय पे बदलता आया, हमारे कल्चर बदलते आए, हमारी भाषा बदलती आई। तो आज जो हम भाषा बोल रहे हैं या जो हम कल्चर टी-शर्ट पहन के चल रहे हैं, ये अगर ये समाप्त होके हो भी जाता है, पर यहाँ पे क्या हुआ, जब हम अपने उम, अपने पुराने रिवाजों से, रीतियों से जब हम मॉडर्नाइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं या जैसे भी जा रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो किलिंग ऑफ हिंदू सिविलाइज़ेशन। ये जो सिविलाइज़ेशन का, एंड अनफॉर्चुनेटली हिंदू एस्टेब्लिशमेंट इज़ अगेंस्ट द हिंदू सिविलाइज़ेशन। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट इज़ अगेंस्ट द इंडियन सिविलाइज़ेशन। ये हम खुद अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। आज से आप 70 साल पहले की फ़िल्म्स देखें, तो उसमें आपको देखेगा लोगों ने धोती पहनी है, कुर्ता पहना है, पगड़ी पहनी है। 80 साल पहले चले जाए, शायद हमारे इसको मैं किसी पर्टिकुलर पंथ से जोड़ के नहीं देख रहा हूँ। मतलब शायद आपके भी ग्रेट ग्रैंडफ़ादर पगड़ी पहनते होंगे, धोती भी पहनते होंगे। उस समय हम पहनते रहे।
आज क्या हमारे को अमेरिकन्स कह रहे हैं कि अगर आप पैंट की जगह पजामा या धोती पहन लेंगे, तो हम आके बम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे। हम आपका वो क्या नाम बायकॉट कर देंगे। ये हम स्वेच्छा से गुलाम हुए हैं। पहली गुलामी जो थी, एक तो गन पॉइंट पे गुलामी है, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे बहुत से लोग कन्वर्ट हो गए, दे हैव नो ऑप्शन, मैं उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मगर एक स्वेच्छा से गुलामी हो रही है कि मैं जाके बिना मतलब शाहीन बाग में नारे लगा रहा हूँ किसी के लिए। ये जो स्वेच्छा से गुलामी है, इसका कोई इलाज नहीं है। या हमको खुद इससे बाहर आना पड़ेगा स्वेच्छा की गुलामी से। कई बार 45 डिग्री 50 डिग्री तक यहाँ पे कई शहरों में टेम्परेचर होता है। वकील साहब काला कोट पहन के जा रहे हैं। अगर वो काला कोट हटा के हम कुछ और कर देंगे, ना वकील का दिमाग काम कर रहा, पंखा ऊपर चल नहीं रहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या छोटी कोर्ट्स में कैसी हालत है आपको पता है। अगर वकील साहब वो कोट नहीं पहनेंगे तो क्या ग्रेट ब्रिटेन आके हमारे ऊपर हमला कर देगा कि तुमने कोट क्यों नहीं पहना? तो हम स्वेच्छा से गुलामी लगा रहे हैं और ये स्वेच्छा से ही हम ये खरीद रहे हैं। जिस दिन हम इसको नहीं खरीदेंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी तलवार की, बंदूक की, इसकी, और जिसने खरीदना है वो खरीदे, उसको हम रोक भी नहीं रहे। दैट इज द डिफरेंस। चाहे वो मीट हो चाहे नॉन मीट हो, ये चीज है। हम खुद हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में वो कहते हैं हम आपको जगह नहीं देंगे, फिर भी हम वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सस्ती सी प्लॉट मिल रहा है, वो फ्लैट मिल रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी हलाल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मकान दे दें। वो कहते हैं कि हमको आपको देना नहीं है, मगर हम फिर भी किसी तरह से करके, क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है, तब तक हम ये इस मोह से, लालच से बाहर नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन हम इससे आ गए तो कुछ हमारे को करने की जरूरत नहीं है। और जो ये 10 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी है, आज की जो स्टेटिस्टिक्स है, अलग अलग स्टेटिस्टिक्स होते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, मगर एक हम कुछ मिडिल लेवल पे अगर लेके चले, सो buying capacity of the Islamic world is not more than 5 to 10%. उस 10 ट्रिलियन में से, मतलब ये जो तालिबान को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जब मैं उनकी सर्टिफाइड चीजें ले रहा हूं तो मैं जिम्मेदार हूं। वो जिम्मेदार नहीं है। वो तो ठीक कर रहा है, उसको तो वही करना, वो जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग। गलती मेरे अंदर है। जी शिव प्रकाश जी। पहले तो ये क्या है कि जैसे कि ओसामा बिन लादेन ने हामिद मीर को इंटरव्यू दिया था और उसमें उसे शायद बोला था कि हमको पंजाब के युवाओं को नशे के लत का आदि बनाना है, ताकि हम मतलब पंजाब को कैप्चर कर ले और पूरा बंगाल तक बेराम हो जाए। ये एक तो उस पर आप अपनी राय बताइए। अच्छा, दूसरा और एक मैं बहुत ही पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। मेरे मन में बहुत उत्कंठा है। मैं 20s में था, मैं मिड 40s में हूँ। जब मैं अर्ली 20s में था तो एक अखबार में पढ़ा था, लेकिन वो अखबार मतलब कि अब मैं आपसे वेरीफाई कराना चाहता हूँ, पर्सनल है, कोई इडल है, कि जैसे कि ऐसा था कि अगर राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से नहीं होती तो बेनजीर भुट्टो परिवार में और इंदिरा परिवार में इतना अपनापन था कि एक ऐसी भी स्पेकुलेशन चल रही थी कि राजीव गांधी की शादी बेनजीर भुट्टो से कराई जाती। एक अखबार ने एक अखबार में एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा। मैं आपके से जानना चाहता हूँ कि क्या उस समय ऐसी कोई सीख थी क्या इन दोनों बातों पर, कि ओसामा बिन लादेन वहां के पंजाब के यूथ बंगाल तक का शासन हो जाना, और दूसरा मैं राजीव गांधी जी वाला बोल रहा हूँ। कृपया करके दोनों बातों पर मेरा उत्कंठा को आप दूर करें। यू आर जी। जहां तक ये दो परिवारों के संबंधों की बात है, इनके जहां तक हमें जानकारी है या ये है, दोनों परिवारों में बड़े अच्छे संबंध थे। और अब किसके साथ होनी थी शादी या किसके साथ नहीं होनी थी, ये तो नहीं कह सकते। और हाँ, बाकी इनके संबंध बहुत अच्छे थे। और शायद कई बार ऐसे होता है कि पर्सनल संबंध जो होते हैं वो राजनीति पे हावी हो जाते हैं, राजनीतिक कारणों पे, और देशों के संबंधों को डील करते हैं और राष्ट्रहित के ऊपर भी भारी हो जाते हैं। हमने लगभग 1 लाख सोल्जर छोड़ दिया और अपने मुट्ठी भर सोल्जर्स हम नहीं छुड़वा सके। ये ऐसा मैं पाकिस्तान में किसी फंक्शन में था, तो वहां पे एक
वो पठान थे लंबे चौड़े, तो वो बोले कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो मैंने कहा कैसे शुक्रगुजार हैं आपके? मैं तो आपको जानता नहीं, कभी मिला नहीं। तो बोले ऐसे है कि मेरे 2 लड़के थे, दोनों 2 थे, हाँ 2 लड़के थे, दोनों प्रिज़नर ऑफ वॉर हो गए थे। और हम ये समझ बैठे थे कि वो वापस नहीं आएँगे, कि जैसे यहाँ पे होता है, तालिबान ने आईएस को पकड़ लिया, आईएस ने तालिबान को पकड़ लिया, बलूच ने उसको पकड़ लिया और वो मारे जाएँगे। मगर वो जब वो वापस आए, ना केवल वो ठीक वापस आए, पर पहले से अपना 2 किलो वज़न बढ़ा के 4 किलो आए। दे वर प्रिज़नर्स ऑफ वॉर। तो ये ये कहने का मतलब है कि हमने तो वो छोड़ दिया और हमारे आज तक वो हैं, इतने समय बाद नहीं है, हमें नहीं पता। मुशर्रफ साहब आए तो किसी ने बात करने की कोशिश करी तो उसको रोक दिया गया। ये हमारा सारा पॉलिटिक्स की इस वजह से संबंध खराब होंगे। हमारे जवान वहाँ पे कैद हैं, तो हम ऐसे संबंधों को बना के क्या करें? वो 1 लाख जवान कैसे छुड़ा के ले गए और उस छुड़वाने के लिए जिसने अपोज़ करा था, जिसने अपोज़ करा था, उन सबसे गिन-गिन के बदले लिए गए। एक ऐसा आदमी था जिसका ये कहना था कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम इनको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, मारेंगे भी नहीं, मगर इनको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो जो ये 1 लाख की फ़ौज वहाँ पे है, बांग्लादेशीज़ विल रोस्ट देम अलाइव। क्योंकि जो इन्होंने बांग्लादेश पे ज़ुल्म किया है, जिस वक़्त आर्मी डिसआर्म हो गई, जब तक आर्मी है तो अपने कैंप में बैठे हैं, वो 100 आदमी, हथियार है, टैंक है, ये है, वो एक 50,000 पे भारी है 100 आदमी। मगर जिस वक़्त वो 100 आदमी निहत्था हो गया, तो वो 50,000 उसका क्या करेगा आप अच्छी तरह समझते हैं, जिसने ज़ुल्म करे हों। तो जिसने ये फौजी ने ये प्रपोज़ल दिया था, उसको बड़ी बुरी उसकी एक बड़ी भारी कीमत देनी पड़ी। सिर्फ़ उसका इतना था कि ठीक है, हम क्यों इनको बांग्लादेशियों से बचाने के लिए मरें? क्योंकि जब हम इनको बांग्लादेशियों से बचाएँगे, जैसे आज हम जिसको जो तालिबान से भाग के आ रहा है, अगर हम उसको यहाँ पे शरण दे रहे हैं, जो हमारे हिंदू हैं उनको तो देनी है शरण, ये तो देश है। बाकी हम अगर सबको शरण देंगे, तो हम तालिबान से दुश्मनी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यही चीज़ वहाँ पे हुई। आप अगर उनको बचा रहे हैं, तो बांग्लादेश जो आपकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, वो खत्म हो गया। दूसरा, उनका ये कहना था कि आज ये दोनों अलग हैं, लड़े हुए हैं। कल ये दोनों इकट्ठे होके आपके ऊपर अटैक करेंगे, मिलिट्री स्ट्रैटेजी यही कहती है। और अगर ये 1 लाख आदमी यानी 93,000 ये जो भी था, अगर बांग्लादेशी मॉब्स के हाथों मारा जाता है, तो अगले 200 साल तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे। वो अपॉर्च्युनिटी हमने मिस करी। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि हमको मार देना चाहिए था, बस उनको बचाने के लिए अपने सोल्जर्स नहीं मरवाने थे, क्योंकि उनको बांग्लादेशियों से बचा के लाना एक बहुत बड़ा काम था। बिकॉज़ दे वर ऑल कि साहब अब तो सरेंडर कर दिया, इनको डिसआर्म कर दिया, अब इनको हमारे हवाले कर दो, जिन्होंने हमारी बेटियाँ उठाई हैं, अब इनको हमारे हवाले करो। उसको बचाने की भी हमें कीमत देनी पड़ी, जान से भी, माल से भी, और उनको हमने सुरक्षित दिया, ये था शिमला समझौता। तो बहुत हमारा लॉस हुआ, हर स्टेप पे लॉस हुआ है हमारा। हम बैटल में जीते हैं और टेबल पे हारे हैं। सर, आज का आपका वार्ता बहुत अच्छा रहा है। हमें ऑडियंस से बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स में। जी। अ, और सर मेरा सवाल बस इतना सा है कि चाइना की जो हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है, अभी हाल ही में यूएस की तरफ से एक डॉक्यूमेंट आउट हुआ था, जो चाइना ने हमारी भारत की डिफेंस सिस्टम जो है उसको कितना बारीकी से समझा है, एक-एक पॉइंट पे। उस पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन था और उसका कंक्लूजन ये निकल रहा था कि जो इंडिया का तरीका रहता है वो मोस्टली पैसिव या डिफेंसिव रहता है या रिएक्शनरी रहता है। हम बहुत कम प्रोएक्टिवली चीजें हैंडल करते हैं या उस तरीके से रिप्लाई करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है और फिर ये जो तालिबान का जो ये सब बढ़ रहा है अब और इम्पैक्ट, उसके अलावा नागालैंड में ऑलरेडी इंसर्जेंसी इंक्रीज हो रही है। इन सबको देख कर के आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार का क्या जो तरीका है वो डिफेंसिव से या पैसिव बिहेवियर से, रिएक्शनरी से
ऑफेंसिव या थोड़ा-सा अग्रेसिव और ज़्यादा होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। और जब तक हम इस डिफेंसिव मोड में रहेंगे, तो ऐसे ही आएगा, कोई ना कोई हमारे कान मोड़ता रहेगा। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई दूसरा हो ही नहीं सकता और वी आर इन पोज़ीशन कि हम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं कर रहे? सरकारें बदलती रहती हैं, मगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं बदलती। आज जो सरकार इतने साल पावर में रही, दे आर दे आर आउट ऑफ गवर्नमेंट बट नॉट आउट ऑफ पावर। तो वही एस्टेब्लिशमेंट, वही ब्यूरोक्रेट्स, वही रिपोर्ट्स पेश होती हैं कि साहब ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। जब तक टोटल आप नीचे से ऊपर तक लोगों को नहीं बदलेंगे, प्रधानमंत्री बदलने से पटवारी नहीं बदल जाता। पटवारी और थानेदार भारत की बहुत शक्तिशाली शक्तियां हैं। तो पीएम बदलने से ठीक है, पीएम बदल गया, मगर पटवारी वही है, थानेदार वही है, दरोगा वही है। तो ये कुछ चीज़ें जब तक नहीं बदली जाएंगी, नहीं होता रहेगा।